हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज़ वन विच इज़ पास्ड इन अ जनरल मीटिंग बाय। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? जो जनरल मीटिंग में पास होता है, राइट। 2/3 मेजोरिटी को हम कहते हैं, 1/4 को कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, 3/4 मेजोरिटी को कहते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी को अगर परसेंटेज के टर्म में कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? मोर देन 51%, राइट। वहीं पर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? 3/4 ऑफ मेजोरिटी। और अगर परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मोर देन 75% ऑफ मेजोरिटी। तो क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन हो उसके हिसाब से आप करिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद इन। तो जो पहली एजीएम होती है, मतलब जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट होती है और कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है और शुरू हो रही है, तो उस वक्त पहली एजीएम कब करानी चाहिए? तो उसमें बोला क्या गया कि जो फर्स्ट एजीएम होगी वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो पहला एजीएम होना है वो पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के कितने विद इन कितने महीने में हो जाना चाहिए? 18 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स? सो आंसर विल बी वॉट? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में क्या कि जो पहली एजीएम हो जाएगी वो जो होगी आपकी कब हो जाएगी? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर ही होनी होती है। अच्छा, फर्स्ट एजीएम के बाद आपकी जो नेक्स्ट एजीएम होनी होती है, उसके बाद की जितनी भी सब्सिक्वेंट एजीएम होती है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन अ 6 मंथ, जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड होने के 6 महीनों के अंदर आपकी बाकी की जो एजीएम्स होनी होती हैं, जो हर साल होती है, वो होनी चाहिए। और एजीएम्स, अगर 2 एजीएम हैं तो 2 एजीएम के बीच में जो गैप की बात करी जाती है वो गैप कितना होना चाहिए? वो 15 मंथ, मतलब 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 मंथ्स। तो याद रखिएगा, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, वो कमिटी हो गया, आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर आप इन सब पोर्शंस को अच्छे से कवर करेंगे तो एग्जाम्स में आपके लिए क्वालिफाई कर पाना ईजी होता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? 9 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम जो भी हमने डिस्कस किया, द गैप बिटवीन 2 एजीएम मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन। तो 2 एजीएम के बीच में गैप कितने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 15 मंथ्स। याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जो एजीएम होगी आफ्टर फर्स्ट एजीएम, जितनी भी जो एजीएम होनी है उनका क्या होगा? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और 2 एजीएम्स के बीच में जो गैप होगा शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। ये 3 कंडीशन एजीएम के रिगार्डिंग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड बाय। तो जब कंपनीज में मीटिंग होती हैं, उस मीटिंग की जो मिनट होती है, मतलब जो कंपनी में जो मीटिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी मीटिंग में बातें हो रही हैं, उसका जो मिनट होता है वो कौन रेडी करता है? तो वो रेडी करते हैं ऑप्शन नंबर ए, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। याद रखिएगा, और जो मिनट होता है ना, वो क्या हो जाता है आपका? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, जिसे कहते हैं ना कि ये आधिकारिक हो गया, ऑफिशियली चीज़ें हो गई। तो जो भी मीटिंग में हुआ, जो चीज़ भी हुई, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं। क्लियर है मिनट को? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन के टाइप नहीं है? ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो जो भी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज़ होती है? जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है उस पर अप्रूवल के लिए ही रेजोल्यूशन पास होता है। मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के लिए अप्रूवल लेना है। अब अप्रूवल में कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। तो ये जो अप्रूवल में जो डिस्कशन हुआ, ये जो चीज़ें हुई, डिस्कशन का अप्रूवल जो हो, उसी को रेजोल्यूशन की बात करते हैं। क्लियर है? अब ये कितने तरीके से लिया जाता है? तो पहली बात तो मेनली 4 तरीके से रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक। 4 तरीके से जो रेजोल्यूशन पास होते हैं वो कौन कौन से हो गए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो कि सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 में डील किया जाता है। दूसरा हमारा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि 114 सबसेक्शन 2 में डिस्कस किया जाता है। तीसरा होता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, जो कि सेक्शन 115 में डिस्कस किया जाता है। और फोर्थ क्या होता है? रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, जो कि सेक्शन 110 में डिस्कस किया जाता है। यही 4 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल नोटिस के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन और पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन। ये 4 रेजोल्यूशन को कंपनीज एक्ट में डिस्क्राइब किया गया और
सेक्शन हमने बता दिया 114 सबसेक्शन 1, 114 सबसेक्शन 2 ऑर्डिनरी और स्पेशल के लिए हो गया, और स्पेशल के जो नोटिस के रिगार्डिंग है वो 115 और पोस्टल बैलेट 110 का है। ठीक, यही 4 रेजोल्यूशन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सा रेजोल्यूशन नहीं है, टाइप नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है नॉर्मल रेजोल्यूशन जैसा कोई टाइप नहीं होता, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन आपके सामने आता है ना, बेसिकली ये जो है वो क्या है, तो जो एजीएम होती है, एजीएम में 2 तरह के बिजनेस का डिस्कशन होता है। ठीक, ये बात मैं नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 102 कहता है, 102 सेक्शन क्या कहता है कि जो एजीएम होता है उसमें 2 तरह के बिजनेस की डीलिंग होती है। एक होती है कौन सी, ऑर्डिनरी बिजनेस की, और दूसरी होती है किसकी, स्पेशल बिजनेस की। क्लियर है। ऑर्डिनरी बिजनेस का क्या हो जाता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब जैसे कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, जो रिटायर हो गए उनकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर्स आने वाले हैं, या ऑडिटर्स वगैरह की रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है, या जो भी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई करना, उनको देखना, और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ऑडिटर्स की उन सबको देखना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट देखना, इन सब का जो चीज़ होता है वो क्या होता है, आपका ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। तो सामान्य रूप से जो काम करना है, जब ऑर्डिनरी बिजनेस है तो जो रेजोल्यूशन पास होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा के जो भी काम है वो क्या कहलाएंगे, स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस के लिए जो रेजोल्यूशन पास होता है उसको क्या कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये बिजनेस के टाइप से ये रेजोल्यूशन बने हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग द नोटिस मस्ट बी गिवन एटलीस्ट डैश बिफोर द मीटिंग। इन्होंने बोला कि बोर्ड मीटिंग के केस में जो नोटिस है आपको मीटिंग के कितने टाइम पहले मिल जानी चाहिए, एटलीस्ट इतने पहले आपको बोर्ड मीटिंग की नोटिस मिलनी चाहिए। याद रखिएगा, ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस आपसे पूछी जा रही है, जनरल मीटिंग की नोटिस नहीं पूछी जा रही है। तो फोकस करिए किस चीज़ पे, बोर्ड मीटिंग की। अब बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग जो है क्या बोला गया कि 7 डेज प्रायर आपको नोटिस मिलनी चाहिए बोर्ड मीटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। वहीं पे अगर यहाँ पे जनरल मीटिंग होता तो जनरल मीटिंग के केसेस में आपको नोटिस कब मिल जानी चाहिए थी, 21 डेज बिफोर। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल मीटिंग है तो नोटिस 21 डेज बिफोर, बोर्ड मीटिंग के केस में नोटिस 7 डेज बिफोर होगी। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के केस में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होता है। सेक्शन 173 डील करता है बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग। तो वहाँ क्या बोला गया है कि जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वो 30 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, और उसके बाद आपको हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए। ठीक, और इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो बोर्ड मीटिंग होगी, एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप होता है ना, वो 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बस ये 3-4 बातें हैं जो बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। क्लियर है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी होगी, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। फिर साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, और दो बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कितना, 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज का गैप। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AGM शैल बी कॉल्ड फॉर अ डे विच इज़ नॉट अ, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो किस दिन नहीं बुलाई जाती है। अब देखिए, हम सबको पता है कि छुट्टी पे AGM नहीं बुलाई जा सकती है, लेकिन ऑप्शंस कैसे हैं, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, गेजेटेड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। याद रखिएगा, जो कंपनीज एक्ट में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो कंपनीज एक्ट में जो टर्म बोला गया वो बोला गया है नेशनल हॉलीडे का, और ये कहाँ बोला गया, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला गया था। कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया भाई टाइम और कैसे कैसे मीटिंग का डे, ये सब कब होना है कब नहीं होना है, सब चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज की गई। तो वहाँ पे बोला गया कि नेशनल हॉलीडे पे आपकी AGM नहीं बुलाई जा सकती है। क्लियर है। अब नेशनल हॉलीडे में उन्होंने क्या इंक्लूड कर लिया, आपके जो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, और आपका जो गांधी जयंती हम करते हैं 2 अक्टूबर, ये सबको उन्होंने नेशनल हॉलीडे में इंक्लूड किया है। या कोई और हॉलीडे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, तो उसको ही ये लोग क्या कह रहे हैं, नेशनल हॉलीडे कहते हैं। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भाई इस दिन को आप AGM नहीं बुला सकते। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन अ लिस्टेड कंपनी। ठीक, अब याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है इसके रिगार्डिंग भी, क्योंकि डायरेक्टर्स मीटिंग ये सब चीज़ें हैं ना क्वेश्चंस के लिए कि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लिस्टेड कंपनी, पहले क्वेश्चन याद पढ़ेंगे ध्यान से कि कैसी कंपनी के बारे में बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनी, और बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए। पहली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में जो बात कही गई कंपनीज एक्ट में सेक्शन 150 में कही गई। ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पे क्या बताया कि जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने कि देखिए, 2 कंपनीज़ हैं, 2 तरह की कंपनीज़ हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक, अब इनमें इन्होंने कंडीशन लगा दी।
पहला क्या बोला कि अगर लिस्टेड कंपनी है, तो चाहे कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक या प्राइवेट से मतलब नहीं है, लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड या प्राइवेट लिस्टेड। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको क्या करना है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। उसके लिए कंडीशन क्या बोली, कितने होने चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी कंपनी में, मतलब जो लिस्टेड कंपनी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे ना, उसका 1/3, एटलीस्ट 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर। दूसरी कंडीशन भी यहीं पे सुन लीजिएगा। अब लिस्टेड कंपनी तो हो गई, उसमें पब्लिक भी आ गई, प्राइवेट भी आ गई। लिस्टेड कंपनी के अलावा उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक कंपनी है, एवरी पब्लिक कंपनी, अब अगर आप पब्लिक कंपनी है लेकिन आप लिस्टेड नहीं हैं, आप अनलिस्टेड हैं, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ठीक है, तो एवरी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है बट स्टिल पब्लिक कंपनी है तो उसको करना पड़ेगा। पर इन्होंने कंडीशन दे दी क्या कंडीशन, इन्होंने कहा कि अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो आप अपनी 3 कंडीशन को देखिए, 3 कंडीशंस में से अगर आप कुछ भी मीट आउट करते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, और कितने, वो भी कम से कम 2। ठीक, अब वो 3 कंडीशन क्या थी, उन्होंने बोला कि अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गई। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल भी होती है ना, ऑथराइज, इशूड, पेड अप, तो पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रही है, कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे, कम से कम कितने, 2। ठीक, अगर मान लीजिए आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ नहीं है तो कुछ और चेक करिए। दूसरा क्या कंडीशन है, टर्नओवर देखिए अपना, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने होंगे, कितने, एटलीस्ट 2। या फिर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, पर आपका जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग है आपके लोन की, डिवेंचर्स की, या कोई डिपॉजिट आपने रखा है, इन सब की जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, मतलब ना तो आपका टर्नओवर है ना तो आपका पेड अप कैपिटल इस कंडीशन में आता था, लेकिन आपके पास आउटस्टैंडिंग्स हैं 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 अपॉइंट करना होगा, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। तो ये 3 कंडीशन हो गई, 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़। क्लियर रहेगा, किस केस में, पब्लिक कंपनी, सारी पब्लिक कंपनी के केस में। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के केस में, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, 1/3। यहाँ क्वेश्चन क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के केस में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3। वहीं पर अगर बोला होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एवरी पब्लिक कंपनी के केस में, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में क्या होंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। क्लियर है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस और उसके बाद उसका आंसर फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वोटिंग, इनमें से कौन सा वोटिंग का मेथड नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वोटिंग फॉर पोल होता है, यस, वो सेक्शन 109 के हिसाब से आप पोल के थ्रू वोटिंग भी कर सकते हैं। हैंड्स रेस करके वोटिंग की जा सकती है, बिल्कुल, सेक्शन 107 कहता है। और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके थ्रू भी आप वोटिंग कर सकते हैं। ये कौन कहता है, सेक्शन 108। तो 17 कहता है हैंड रेस करके वोटिंग कर दो, 108 कहता है इलेक्ट्रॉनिक से वोटिंग कर दो, 109 कहता है पोल के थ्रू वोटिंग कर दो। पर कोई भी आपका ये नहीं कहता कि वोटिंग थ्रू प्रोक्यूरमेंट ऑफ शेयर्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आपका वोटिंग का मेथड कौन सा नहीं है ये बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In relation to a company, which of the following is not included in key managerial personnel? इन्होंने कहा की मैनेजरियल पर्सनल में कौन, कंपनी के किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये की मैनेजरियल पर्सन होते कौन है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको चार्ज मिलता है कंपनी के ऑपरेशंस का, वो सारी डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उनको हम कहते हैं की मैनेजरियल पर्सन। अब इसमें कौन कौन होते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, एमडीज हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल हो गए। तो सीईओ होगा, यस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। ठीक है, तो सीएफओ, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी सब की मैनेजरियल पर्सनल है। बट कौन नहीं है, ट्रिब्यूनल तो फिर आपका एक तरीके से एनसीएलटी वगैरह जो हो गई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सब जो गई प्रॉब्लम्स में आती हैं, जैसे कोर्ट, जैसे आप कहते हैं ना कोर्ट, वैसा हो गया, तो वो की मैनेजरियल पर्सन थोड़े हो गए। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ सीएसआर कमिटी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो सीएसआर कमिटी होती है कंपनी की, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा आपका कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब पहली बात तो सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कमेटी होती है सीएसआर की कमेटी कंपनियों को बनानी पड़ती है। यही कंपनी किसको बनानी पड़ेगी, कौन सी कंपनी को बनानी पड़ेगी, उसी के लिए कंडीशन दी गई थी कि ऐसी कंपनीज़ हैं तो इनको सीएसआर कमेटी अपने यहाँ अपॉइंट करनी होगी। ये कहाँ बोला गया, सेक्शन 135 में बोला गया था। ठीक है, अब वहाँ पे क्या कंडीशन दे दी गई, वहाँ पे कंडीशन क्या दी गई कि भाई
तीन कंडीशन है, अगर आपके यहाँ पे ये तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई भी अगर आपके यहाँ होता है तो आपकी कंपनी को अपने 3 सालों के नेट प्रॉफिट का 2% निकाल लीजिए। इतना पैसा आपको CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करना पड़ेगा। और CSR एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, शेड्यूल 7 में मेंशन है, ठीक है। मतलब सोसाइटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा बेसिकली। तो आपको अपने 3 सालों के प्रॉफिट का 2% निकाल के खर्च करना पड़ेगा CSR एक्टिविटीज़ में। लेकिन कब, जब आपकी इनमें से कोई कंडीशन होगी तो, ठीक। अब वो कंडीशन क्या क्या थी, ये जो ABC है ना, यही तीनों वो कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। क्या क्या बोला गया कि अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके साथ अटैच है तो आपको CSR कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी। और ऐसे सिचुएशन में आपकी कंपनी को 2% अपने 3 सालों के एनुअल नेट प्रॉफिट का स्पेंड करना पड़ेगा CSR एक्टिविटीज़ में, जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है, ठीक। याद रखिएगा CSR के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग कोई कंडीशन दी ही नहीं गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आपको याद होगा हमने बात करी है ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के रिगार्डिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक। तो आपको बताना है कि किसके रिगार्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन हमने बताया ना सेक्शन 114 सबसेक्शन 2, और ऑर्डिनरी सेक्शन 114 और सबसेक्शन 1। क्लियर है। तो अब किसके रिगार्डिंग आपको रिक्वायर्ड होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेंजेस या अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्यों, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना एक नॉर्मल बिजनेस काम है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, आप रिटायर हो गए, दूसरे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है तो वो क्या हो गया, आपका नॉर्मल काम नहीं है, ये स्पेशल बिजनेस है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। क्लियर है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो पास होता है वो कब कब होता है, तो जैसे आपने देखा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो गया, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिटर्स हो गए, रेम्यूनरेशन उनकी रिगार्डिंग है, इनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई करना है, तो ये सब काम क्या है, ऑर्डिनरी है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। वहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब पास होता है, याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स है, उसको इशू करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर कोई ऑडिटर है, उसकी जो उसका टेन्योर एक्सपायर करने का टेन्योर है, वो उससे पहले उसकी एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब कि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई, तो अपॉइंटमेंट के टेन्योर से पहले उसको आप रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। बायबैक ऑफ शेयर करना है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसके लिए भी क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। आपको 15 डायरेक्टर से ज़्यादा की अपॉइंटमेंट करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। आपको अपना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जब क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What shall be the quorum if number of directors is 15। आपको बताना है कि कोरम कितना होगा अगर डायरेक्टर्स 15 हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कोरम क्या होता है, कोरम मतलब क्या होता है, मिनिमम, कि अगर आपको मीटिंग करानी है तो मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए। जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है मेंबर या डायरेक्टर की, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरम कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोरम पूछा जा रहा है आपसे डायरेक्टर का, ना कि मेंबर का। मेंबर के लिए कोरम अलग है, डायरेक्टर के लिए कोरम अलग है। उन्होंने आपसे क्या पूछा कि 15 डायरेक्टर हैं आपके यहाँ, तो कोरम क्या होगा। अब कोरम के लिए कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है, ये कंडीशंस जो दी गई हैं कोरम के, उसकी कोरम के रिगार्डिंग वो सेक्शन 149 में दी गई थी। वहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अभी हमने लास्ट में देखा था ना लिस्टेड कंपनी के केस में भी, तो कितना है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर 2 डायरेक्टर्स, दोनों में जो भी आपका हायर होगा वो आपका कोरम बनता है, ठीक है। अब 2 डायरेक्टर्स कब होते हैं वो भी हमने देखा, 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स किस केस में होता है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। तो 15 डायरेक्टर्स है तो 1/3 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन। तो जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट होता है, वो कब अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वगैरह के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, सेपरेट वीडियोस जिसमें डिटेल्स है वहाँ पे, बट स्टिल फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के अंदर होती है। अब वहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर होगा, क्योंकि पहली बोर्ड मीटिंग भी तो तभी होती है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर, तो वहीं पे फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका
टेन्योर क्या होता है, वो कब तक वर्क करेगा, तो अंटिल फर्स्ट एजीएम, जब तक आपकी फर्स्ट एजीएम नहीं, फर्स्ट एजीएम होगी तो वहाँ पे प्रॉपर ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर कब होता है आपका, 30 दिनों के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, इनमें से कौन सा डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन नहीं है। तो देखिए डायरेक्टर एक एजेंट, ट्रस्टी, ऑफिसर सब हो सकता है, लेकिन सप्लायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा लीगल पोजीशन डिफाइन नहीं किया गया, बट ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर सप्लायर नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड विद इन। अब देखिए एजीएम के रिगार्डिंग 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी बस कुछ बातें हैं जिसको याद रखिए, उसी से फ्रेमिंग करके क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट एजीएम आपको कितने टाइम पीरियड में हो जानी चाहिए, तो यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और एजीएम के बीच में, 2 एजीएम के बीच में गैप कितने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वहीं बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपकी याद रहेंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी हेल्ड बाय एवरी कंपनी विद इन, हमने बात कर रखी है इसके रिगार्डिंग। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग होती है तो सभी कंपनी में कब हो जानी चाहिए, तो यस इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 में बताया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल शैल बी। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो मैनेजरियल पर्सनल का होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक एमडी है या होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है तो नेट प्रॉफिट का 5% होता है। अगर एक से ज़्यादा एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो नेट प्रॉफिट का 10% होता है। और ओवरऑल लिमिट जो मैनेजर रेम्यूनरेशन की कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट होती है। क्लियर है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ़। तो एक कंपनी को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट कब आती है, तो जब उनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो जाती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी डिलीवर्ड टू अलॉटी बाय अ कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 2 मंथ्स। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अलॉटीज को कंपनी के थ्रू कब उसका अलॉटमेंट कर दिया जाता है, तो 2 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय। शेयर सर्टिफिकेट किसकी साइन होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, ऑप्शन नंबर सी, इनकी साइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी में भी। पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, देखिए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, सो अनलिमिटेड होते हैं। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, वो सब मेंशन होता है, मैक्सिमम नहीं पब्लिक कंपनी के केस में। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनलिमिटेड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन डिवेंचर कैन नॉट एक्सीड्स। तो जो अंडर राइटिंग्स का डिवेंचर होता है कमीशंस के रिगार्डिंग, वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखिए पहली बात तो जो अंडर राइटर की कमीशन की बात करें वो शेयर्स के लिए अलग होता है और डिवेंचर्स के लिए अलग होता है। राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवेंचर्स की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5% ऑफ इशू प्राइस एक्सीड नहीं कर सकता। वहीं अगर शेयर का केस पूछा जाता है कि अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स के केस में कितना एक्सीड नहीं कर सकता, तो 5% से ज़्यादा मतलब नहीं एक्सीड कर सकता। 5% ऑफ वॉट, इशू प्राइस। ठीक है। और डिवेंचर केस में 2.5% ऑफ इशू प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर टू द लीगल हायर या हायरर ऑफ द डिसीज इट इज़ कॉल्ड। तो जब लीगल हायरर मतलब जो ओनरशिप है शेयर्स की या सिक्योरिटीज़ की, वो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है लीगल हायरर को, डेथ वगैरह के कंडीशंस में, या बीमार है तो उसके केस में जो एंड हो रहा है, जो पर्सन जिसकी डेथ हो रही है उसके बाद जो उसका लीगल हायरर होगा उसको जब ट्रांसफर होती है तो उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द पावर टू कन्वे जनरल मीटिंग इज वेस्टेड विद द। तो जनरली जो जनरल मीटिंग को कन्वे करने की, कंडक्ट कराने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। एंड क्वेश्चन इज नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग इज नोन एज। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एक किसी भी मीटिंग को वैलिड करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, तो मिनिमम नंबर को ही क्या कहते हैं, हमारा कोरम, कि इतने तो होंगे। बोर्ड ऑफ मीटिंग का कोरम अलग है, एजीएम का कोरम अलग है, तो कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रिक्वायर्ड होते हैं कि किसी भी मीटिंग को वैलिड करने के लिए। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब आपको पता है ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, अब इसका आंसर लगा सकते हैं। सो यस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, क्योंकि ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेस है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स इज मैंडेटरी फॉर
फॉर विच कंपनी, तो वुमेन डायरेक्टर्स होना मतलब आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक कम से कम मतलब वो आपकी वुमेन होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, तो देखिए जो भी लिस्टेड कंपनी होती हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो लिस्टेड है तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और अगर पब्लिक कंपनी का केस है, ठीक है, पब्लिक कंपनी चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्यों ना हो, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या बोला गया है कि पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की होगी तब, या फिर आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है तब आपको कम से कम एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़, दो कंडीशन है। अगर दोनों में से कोई भी एक होगी तो आपको एक कम से कम वुमेन डायरेक्टर आपकी कंपनी में होनी चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो उस केस में वुमेन डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी के केस में वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है, नो, ठीक है। तो इस बात को इस तरह समझिएगा, लिस्टेड कंपनी सभी के लिए एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और सभी पब्लिक कंपनी के लिए कंडीशंस दी गई है। सो कह रहा है कि किस कंपनी के लिए, तो यहाँ के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, टर्नओवर 300 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए, है ना, यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पेड अप कैपिटल हैविंग टर्नओवर इज 300 करोड़ और या फिर उससे ज़्यादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग, तो एक पर्सन जो प्रॉक्सी की तरह एक्ट करता है तो वो कितने मेंबर के बिहाफ पे कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सेक्शन 105 रूल 19 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।